जय हिंद साथियों। आज हम सभी सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर के माध्यम से आप सभी को जो है अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर आपने पढ़ेंगे क्लास 7 में, क्लास 10th में। उसमें से हम आज जो है टॉपिक जो है ये फर्स्ट पार्ट हम छोटे छोटे टुकड़ों में से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह कोई चीज़ को अच्छी तरह समझाया जा सके। तो आप देखेंगे बच्चे जो आज हम लेके चले सिर्फ अम्ल का एक पार्ट लेके चले हैं और इस अम्ल के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे बढ़िया से। अम्ल है क्या? देखिए, अम्ल की नॉर्मली आप बात देखोगे तो अम्ल की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द के एसिडिस नाम से हुई है। एसिडिस का अर्थ होता है खट्टा, जिसे हम बोलते क्या? एसिडिस का अर्थ क्या होता है? खट्टा, एसिडस। ठीक है, एसिडस का अर्थ क्या हो? खट्टा। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ आप देखोगे इन सभी में क्या अम्ल की मात्रा होती है। नॉर्मली चखोगे तो स्वाद में खट्टा ही होता है। ठीक, अम्ल। और अम्ल की जो हम लोग देखते हैं अक्सर अम्ल का उपयोग हमारे शरीर में से लेके भोजन से लेके हर जगह कहीं ना कहीं अम्ल की जो उपस्थिति दर्ज होती है हमारे पास। नॉर्मली जो सिंपली भाषा में अगर कई लोग इसे तेजाब भी बोलते हैं ना अम्ल को, क्योंकि तेजाब जो है अब एक अलग वर्ड हो जाता है तेजाब, जिसे एसिड बोलते हैं ना इंग्लिश में। एसिड है, एसिड को हिंदी में हम लोग नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं? तेजाब। और यहाँ पे क्या है जो वैज्ञानिक भाषा में क्या हम उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल देखेंगे यहाँ पे जो है अक्सर जो यहाँ जो अम्ल की जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा क्या? इसका विद्युत जो है अपघट्य होता है। इसका यह क्या? विद्युत का अपघट्य रहता है विद्युत से, यानी विद्युत का सुचालक भी रहता है। ठीक, और यह जो है आप देखोगे इसमें जो है इसकी पहचान जो हम लोग देखते हैं बहुत सी चीज़ों से करते हैं। लिटमस से करते हैं, लिटमस पेपर से करते हैं, और जो है आपको देखोगे चुकंदर से भी कर लेते हैं, हल्दी से भी कर लेते हैं, फिलिन से भी कर लेते हैं, और लाल गोभी जो होती है उसके पत्ते से भी हम लोग इसकी पहचान कर लेते हैं कि अम्ल है या नहीं है। ठीक, आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो पहचान के तौर पे देखें लिटमस पत्र जो, क्योंकि बच्चे ये देखिए लिटमस जो होता है ये जो नॉर्मली क्या होता है गुलाबी रंग में जो उदासीन होता है, ये गुलाबी रंग का होता है। ये क्या होता है? उदासीन। ना अम्ल होता है ना क्षार होता है ये। ठीक, उदासीन होता है नॉर्मली। और इस जो ये जो आया है लिटमस पेपर जो हम लोग नॉर्मली जो अम्ल की पहचान के लिए करते हैं वो ज़्यादा थैलेफाइटा नाम वर्ग का जो लाइकेन नाम का पौधा होता है उसी से हम लोग इसका जो बनाते हैं। ये रंग जो क्या होता है? गुलाबी रंग का जो उदासीन होता है, यानी ना ही अम्ल है ना। और जब इसी चीज़ पे हम जो है इसी अम्ल के जो लिटमस पेपर पे हम लोग कोई भी मतलब विलयन को डालते हैं, अगर वह लाल रंग का हो गया है, वह पेपर क्या हुआ? लाल रेड रंग का हो गया है, तो रेड कलर का हो गया तो इसका मतलब वो क्या हुआ? अम्ल है। इसी तरह जो है फिनोल्फथैलीन नाम का जो पदार्थ उस पर अगर हम डालते हैं किसी पदार्थ को, अगर वो रंगहीन हो रह जाता है, रंगहीन रह जाता है, रंगहीन हो रहता है, तो यानी उसमें क्या अम्ल की मात्रा है। हल्दी पे अगर डालते हैं वो पीले रंग का ही रह जाता है, पीले रंग में आ जाता है, तो इसका मतलब वो अम्ल है। और चुकंदर पे अगर चुकंदर के विलेन पे चुकंदर के मतलब जो है उस पे उसके चुकंदर को ऊपर ही डालते हैं तो उसके अगर हुआ जो लाल बैगनी कलर का हो जाता है अगर, तो समझ लो वो क्या है? अम्ल है। और यही चीज़ अगर लाल गोभी पत्ता जो होता है उसके ऊपर हम डालते हैं तो ये अगर जो है लाल बैगनी कलर का हो जाता है तो ये हमारा क्या है? इसका मतलब इसमें क्या है? अम्ल की उपस्थिति है इस पदार्थ, इस विलयन में या कोई पदार्थ में उसमें क्या है? अम्ल की उपस्थिति है। अब देखते हैं हम लोग जो अम्ल और धातु की जब अभिक्रिया करता है तब क्या मिलता है हमें? जब धातु अम्ल और धातु की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और प्लस हाइड्रोजन हमें मिलेगा इसमें। ठीक है, क्या मिलेगा? अगर हमने क्या करा? अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? लवण और जो है हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज होगा। यानी एक अम्ल ले लेते हैं मैं H2SO4, यानी कि जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और इसके हमने एक धातु से अभिक्रिया करवाते हैं जिसे बोलते हैं जिंक यानी Zn, है ना। तो इसके हम अभिक्रिया करवाते हैं हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये लवण है, जिंक सल्फेट क्या है? लवण है, और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग धातु कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट, इसमें जिस धातु में कार्बन की उपस्थिति है, धातु कार्बोनेट के अगर हम जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? तब देखते हैं हमें लवण भी प्राप्त होगा, जल भी प्राप्त होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया देखते हैं सोडियम कार्बोनेट को, यानी जो है Na2CO3 को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, जितना आपको दिखता है ना इतना, ये नॉर्मली कुछ ही चीज़ें जो शत्रु वगैरह याद कर लो, उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। हमने सोडियम कार्बोनेट को अगर H2SO4 के साथ करवाया तो क्या होगा? सोडियम सल्फेट प्राप्त हो गया Na2SO4, और इसमें जल में मिल गया H2, जल का सूत्र पता ही आपको H2O रहेगा। ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र आपको पता है CO2, बस लिख देना, इसमें कोई ज़्यादा हुआ नहीं।
अब कैल्शियम कार्बोनेट को CO3 को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो अगर 2HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिल जाता है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, इसमें निकल गया, ठीक, ऊपर की तरफ निकल जाता, उड़ जाता है। अब अम्ल की जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या मिलेगा हमें, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल मिलता है। यानी जो हमारे पास जो है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ये अम्ल और ये क्षार है और इसे HCl यानी ये अम्ल है, और इसके साथ अभिक्रिया करवाते क्या होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस H2O या सोडियम क्लोराइड और H2O प्राप्त हो गया, ठीक। यानी लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस जो जल H2O ये प्राप्त हो गया हमारे पास, ठीक। अब हमारा धातु ऑक्साइड तथा जल के साथ अभिक्रिया करवाते धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, अम्ल मिलेगा लवण मिलेगा और जल मिलेगा हमें। जैसे ये हमारा CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया, किसको, कॉपर ऑक्साइड को। कॉपर ऑक्साइड ने जैसे किया तो कॉपर सल्फेट बन गया और H2O यानी जल हमें अलग हो गया, ठीक। अब अम्ल और जल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अम्ल की अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऊष्मा और जल, ये दो चीज हमारे पास निकल जाएगा। तो हमारे पास जो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाए तो हमारे पास क्या मिला, H2O ये जल हो गया हमारे पास, और ऊष्मा, इसमें से ऊष्मा निकला है और प्लस क्लोरीन अलग हो चुका है, ठीक। अब अम्ल के प्रकार देखिए, अम्ल को हम लोग 3 प्रकार में देखते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और शांत और तनु अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी आयनित होकर जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। यानी कि जो अगर जो प्रबल अम्ल होगा वो जल के साथ जैसे घुलेगा पूरी तरह से घुल के जो है आयनित होकर जो हाइड्रोजन आयन बना देगा, हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा, वे सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। जैसे HCl, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे क्या है, प्रबल अम्ल में आ जाते हैं। अब दुर्बल अम्ल कौन से हैं, दुर्बल अम्ल में देखिए जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होते, यानी कुछ मात्रा में आयनित होते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH ये आ गया। अब इसके बाद जो है ये बोरिक अम्ल जिसे H3BO3, ये है बोरिक अम्ल का सूत्र H3BO3, ठीक। इसके आधार शांत और तनु अम्ल में देखेंगे हम लोग विलयन में अम्ल की मात्रा के अनुसार, यानी जो विलयन है उसमें अम्ल की मात्रा कितनी है उसके अनुसार वो बनेगा। अगर अम्ल की मात्रा अधिक है तो वह जो है क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। अगर विलयन में अम्ल की मात्रा कम है तो वह क्या होगा, तनु अम्ल में आएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तनु अम्ल HCl, H2SO4 जो है HNO3, अगर इसकी मात्रा हमने ज्यादा डाल दिए तो सांद्र अम्ल हो गया, इसकी मात्रा अगर कम कर दिए तो तनु अम्ल हो गया। यानी इसके जो है अम्ल की मात्रा के आधार पे ये अम्ल का गुण तैयार करेगा, ठीक, समझ चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ अब आता है हम लोग अम्ल का pH मान कितना, अम्ल जो भी अम्ल होंगे उसका pH मान हमेशा ध्यान रखना वो 7 से नीचे रहेगा। अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से ऊपर है तो यानी वो क्षार या लवण वो क्षार होंगे, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग जो किसमें कौन सा अम्ल है, किस पदार्थ में किसमें कौन सा अम्ल है, इसके हम देखते हैं। संतरा या नींबू यानी जो भी खट्टे पदार्थ है, ज्यादातर जो है खट्टे मतलब संतरा नींबू यानी रसीले खट्टे पदार्थ है उनमें हमें जो साइट्रिक अम्ल होगा इसमें, ठीक है। और जो इसमें सेब होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल होता है यानी मौलिक एसिड होता है। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अमाशय रस, जो अमाशय रस हमारे अमाशय वाले रस होते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, HCl, यानी हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया करते हैं, भोजन जो भी खाते हैं उसमें जो रस वो जो होता है अम्ल होता है वो हमारा HCl होता है, ठीक। चाय में भी अम्ल होता है, चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है, ठीक है। विटामिन सी, जितने भी विटामिन सी वाले होंगे, ठीक है, उनमें कौन सा अम्ल होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक। इसका लाल चींटी जो अक्सर जो काटती है उसमें जो अम्ल होता है उसमें आता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक। तो आज के लिए हमने जो सिर्फ अम्ल के ऊपर हमने वीडियो क्रिएट किया। नेक्स्ट टाइम जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें जो क्षार के ऊपर, उसी प्रकार हमने लवण के ऊपर, तीनों हमारा टॉपिक अलग अलग तरीके से अच्छी तरह आपको समझ में आ चुका होगा। तो
मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें अभी तक अम्ल वाले चैप्टर में, जिस बच्चे को लगता है कि अम्ल वाला चैप्टर बहुत हार्ड है ऐसा प्लीज, तो यहाँ पे देखिए खासतौर पर अभिक्रिया में दिक्कत होता था, हमने इसको शॉर्ट में बहुत ही आसान तरीके से अम्ल जो है के साथ किसके साथ अभिक्रिया करके क्या क्या प्राप्त होता है हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख चुके हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको अम्ल वाले चैप्टर में कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। जिस भी स्टूडेंट को अगर ऐसे कोई दिक्कतें हो तो प्लीज़ वह जो कमेंट करें, तो हम नेक्स्ट इसमें कुछ और सुधार कर सकें। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।